गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पास दो चैप्टर्स हैं जिनको हमको रिवाइज कर लेना है। एक बार चैप्टर्स की हम समरी एक बार समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आउट कर लेते हैं, उसको बेहतर तरीके से जल्दी समझ लेते हैं। सिर्फ दो ही यूनिट्स आपकी आनी है यूनिट टेस्ट में, कुछ ही क्वेश्चन उसमें से दिए जाने हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका पहला चैप्टर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, भारतीय संविधान। हम जैसे ही बुक स्टार्ट करते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है एक फुटबॉल से और एक क्रिकेट से। एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि हमको बेसिक जानकारी दी जा सके, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के लिए अपनी भूमिका को निभाता है। जिस तरह से फुटबॉल के मैच में या क्रिकेट के मैच में उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल्स कैसे होते हैं? फुटबॉल के मैच में गोलकीपर के अलावा फुटबॉल को कोई भी हाथ से नहीं पकड़ सकता है। कोई भी और प्लेयर फुटबॉल को हाथ से पकड़ के उसे किसी दूसरे खिलाड़ी को पास नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ पैर से ही खेला जा सकता है, या फिर आप उसको अपने सीने से रोक सकते हैं, अपने हेड से मार सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई और अंग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नियम है, ये फुटबॉल का एक बेसिक और बहुत अहम रूल है। अगर इन सारे रूल्स में अगर चेंजिंग ला दी जाए, अगर इसमें कुछ चेंजेस ला दिया जाए कि कुछ प्लेयर्स और भी होंगे जो फुटबॉल को हाथ से खेल सकेंगे, तो जो फुटबॉल का जो पूरा मीन है, जो पूरा मतलब है कि उसे पैर से खेला जाना चाहिए, और जो वर्षों से फुटबॉल की जो रीति चली आ रही है, जो नियम चले आ रहे हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे और फुटबॉल रह ही नहीं जाएगा, वो अलग ही प्रकार का खेल हो जाएगा। इसी तरह से क्रिकेट में आपका जो रोल है, क्रिकेट में भी रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरा मैच खेला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स आपके चुने जाते हैं, और जिसके हिसाब से कि कितने प्लेयर्स एक टीम पे खेलेंगे, एक ओवर में कितनी बॉल होंगी, किस तरह से क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि कैसे खेलना है, क्या नियम होंगे। तो ये जो सारे नियम होते हैं वो उस खेल की मुख्य आधार होते हैं। उसका जो बेस होता है वो ये रूल ही होते हैं। अगर ये रूल्स न रहें तो क्रिकेट में अगर किसी का मन नहीं कर रहा है तो 6 की जगह 4 बॉल फेंक के चला जाएगा। किसी का मन कर रहा है तो वो हाथ घुमा के बॉल नहीं करेगा, वो जर्क फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में क्रिकेट में आपका अंपायर भी होता है, ऑन ग्राउंड अंपायर होता है। वो इन नियमों की जांच परख करता है, इन नियमों के अकॉर्डिंग खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ की जांच परख करता है वहीं ऑन ग्राउंड पे। और अगर कोई चीज़ चूक रही होती है तो उसका निर्धारण कौन करता है, उसको कौन देखता है? थर्ड अंपायर के तौर पे उन रूल्स को देखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी देश के संविधान में एक बेसिक रूल्स होते हैं। बहुत सारे रूल्स का एक बंच होता है, बहुत सारे रूल्स को एक बुक में कंपाइल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है ना। उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। और वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़रूरी है कि लोग अपनी मनमानी ना करें। जो भी गवर्नमेंट आपकी चुनी जाए वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक तौर पे सरकार चलाए, अपनी मनमानी न करे, जनता के ऊपर अत्याचार न करे, जनता को कुछ बेसिक राइट्स मिले जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड हो और उनका वायलेशन कोई और न कर पाए। तो किसी भी देश को सही तरीके से सुचारू तौर पे चला सकने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियमों को सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये कंपलसरी होता है कि कोई भी उन नियमों को तोड़ेगा नहीं, है ना। चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो एक नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी हो, वो उन रूल्स को नहीं तोड़ सकता है। वो रूल्स बदले नहीं जा सकते हैं आसानी से, उनके लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए। तो ये सारे जो रूल्स होते हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता है और ये जल्दी टूटते नहीं हैं, यही रूल्स आपके संविधान कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। जिसके ज़रिए पूरा देश सही तरीके से रन हो सके, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है।
तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। आपका लैंड एक्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है। साथ में इसकी पॉपुलेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 2.7% लैंड एक्वायर करते हैं पूरी दुनिया का, और 17.2% पॉपुलेशन होल्ड करते हैं पूरी दुनिया की। कितना बड़ा अंतर। तो इस पूरे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। कोई कम्युनिस्ट है, कोई राइट विंग है, कोई वामपंथी है, दक्षिणपंथी है। इन सभी को सही तरीके से मेल जोल करा के सभी में आपसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये सारी चीज़ें हम सही मिला के चल सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की जाती है, जिसमें सभी के हितों की बात भी की जाती है और सभी को कुछ नियम्स के दायरे में बांधा जाता है कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा और इसके थ्रू देश आपका सही तरीके से चल सके। क्योंकि अगर सभी के इंटरेस्टेड्स अगर पूरे नहीं होंगे या अगर सभी के इंटरेस्ट अगर पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे मनमानी भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर लोग अपनी अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे और इन नियमों का अभाव हो जाएगा तो ये देश आपका जिस तरह से आज चल रहा है वैसा नहीं चल पाएगा। हमने नेपाल का एग्ज़ाम्पल लिया था। नेपाल के एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ पे पहले मोनार्ची थी। मोनार्ची पे इन्होंने तकरीबन 20 सालों तक इन्होंने नेपाल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमको यहाँ पे लोकतंत्र चाहिए, और इनका प्रोटेस्ट सफल भी हुआ था, ये लोग सक्सेस भी हुए थे। और यहाँ पे मोनार्ची हटा के डेमोक्रेसी को अप्लाई किया गया था। लेकिन डेमोक्रेसी लाने के बाद इन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी। नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग इसलिए की थी क्योंकि जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोनार्ची के अकॉर्डिंग बनाया गया था और वो संविधान डेमोक्रेसी पे फिट नहीं बैठता था। इसीलिए नेपाल के जो सिटीजन्स थे उन्होंने एक नया कमेटी बनवाई और एक नया संविधान लिखवाया अपने देश के लिए। किसी भी देश का संविधान उसकी हिस्ट्री, उसके बिहेवियर, उसके कल्चर, उसकी विचारधारा पर निर्भर करता है कि उसकी कैसी सोच है। उस हिसाब से उसके देश का संविधान आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं पे लोग बहुत डिक्टेटर प्रवृत्ति के अगर रहते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। जहाँ पे लोग बहुत लिबरल रहते हैं वहाँ पे कानून बहुत हार्ड देखने को आपको नहीं मिलेंगे। भारत में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लचीला भी है और साथ में बहुत कठोर भी है। दोनों ही चीज़ें भारत में आपकी हैं। इसको हम धीरे धीरे आगे क्लासों में समझेंगे कि ये बातें क्यों कही गई हैं संविधान में ही। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में संविधान की मुख्य बातों को बताया गया है। आपकी प्रस्तावना में प्रियम्बल में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको कि फिक्स कर दिया गया है कि ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेंगी और इन्हीं के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो बेस्ड हैं। एक आपका फेडरलिज्म है जिसको हम संघवाद कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं सरकार की। तीसरा आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और किस फॉर्म पे डिवाइड किया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था कैसी होगी वो है। सोवर्निटी है। सोवर्निटी आपकी संप्रभुता कहा जाता है, वो भी हम समझ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं। आपके ब्लॉक में फंडामेंटल राइट्स आपके 6 दिए गए हैं। हम इनको पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार हम इसको और देख लेंगे। और फिर आपका सेकुलरिज्म है। फेडरलिज्म में सीन ये है कि फेडरलिज्म को हम संघवाद कहते हैं। भारत में एकात्मक सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सरकार नहीं है। अगर फेडरलिज्म नहीं होता भारत में तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स की सरकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इशारे पे काम करती। उनके पास खुद की कोई पावर्स नहीं होती कि हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं और किस तरह से हम अपने स्टेट का भला कर सकते हैं। अपने स्टेट वाइज हर स्टेट की अपनी अपनी एक कल्चरल गतिविधियाँ होती हैं, हर किसी का अपना एक महत्व होता है
हर किसी के स्टेट में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और हम सभी को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपके कई सारे इलाके ऐसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, कई सारे इलाके आपके पिछड़े में आते हैं, आपके भील, गोंड और सहरिया, इस तरह की बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए एक अलग से स्कीम्स वगैरह निकालती है। लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति का नामो निशान नहीं है। आप जैसे उत्तराखंड पे देख लीजिए, वहाँ पे आपको अनुसूचित जाति जनजाति बहुत कम मिलेगी। पंजाब में आपको अनुसूचित जाति जनजाति कम मिलेगी। तो हर स्टेट को एक ही नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपकी एग्जिस्ट करती हैं और स्टेट को अपने लिए एक अलग से पावर होनी चाहिए कि वो अपने लिए नियम बना सके और अपने स्टेट के हिसाब से चीज़ें समझ सके कि किस चीज़ की ज़रूरत हमको अपने राज्य में है। तो अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो सारे स्टेट्स सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहता वैसा स्टेट्स को करना पड़ता। लेकिन भारत में संघवाद की व्यवस्था है, फेडरलिज्म की व्यवस्था है, तो इसमें सीन ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉज अलग बनाएंगी, लेकिन साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर्स हैं, उनके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो किस तरह से स्कीम्स लॉन्च करती हैं, किस तरह से कोई प्रोसीजर बनाती हैं किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। अपनी सरकार वो खुद फॉर्म कर सकती हैं हमारे वोट के द्वारा और इस तरह से हर एक स्टेट अपने भले के लिए काम कर सकता है। थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक स्टेट में होता है, वो ज़रूरी भी है, एकदम फ्री नहीं कर देना चाहिए स्टेट्स को, नहीं तो वो भी अपने मनमानी करने लगेंगे। तो फेडरलिज्म आपने देख लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने एक बार पढ़ लिया था। हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था की गई है, डेमोक्रेसी हमारे पास। डेमोक्रेसी में हमने संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो इसमें 2 टायर की गवर्नमेंट, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इस संसद का अगर हम देख लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका प्रेसिडेंट, अपर लोकसभा और लोअर लोकसभा, इन 3 चीज़ों से मिलके पार्लियामेंट बनती है। और स्टेट गवर्नमेंट में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर काउंसिल और राज्यपाल, इन तीनों से मिलके एक राज्य की विधानसभा बनती है। हर राज्य में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं, वो नहीं होती है। सिर्फ विधानसभा और गवर्नर के द्वारा उस जगह की लेजिस्लेचर को कंप्लीट कर लिया जाता है। इस पे हमने आपको पूरा समझाया था कि किस तरह से कानून बनता है, किस हिसाब से कानून नहीं बनता है, अगर किसी चीज़ में अमेंडमेंट करना होता है तो कैसे कर सकते हैं। 3 लिस्ट के बारे में हमने बताया था कि आपका एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक समवर्ती सूची है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चीज़ें दी गई हैं कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की अगर कोई बात है तो वो यूनियन लिस्ट में दे दिया जाएगा। अगर पुलिस और एजुकेशन जैसी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट जैसी चीज़ें हैं, तो उसको स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो स्टेट का मुद्दा है। और दोनों ही लिस्ट से जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उस सब्जेक्ट को अपन डाल देते हैं समवर्ती सूची में। और किस पे कौन कानून बना सकता है, इस चीज़ का नॉलेज आप लोग को है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने देखा था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है, विकेंद्रीकरण की जो बात है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स से हमको देखने को मिलती है। एक फेडरलिज्म में देखने को मिलती है, एक सेपरेशन ऑफ पावर में देखने को मिलती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में आपका 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की हम व्यवस्था करते हैं। पहली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट से ही पावर्ड है आपका पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, या लोकल गवर्नमेंट, लोअर गवर्नमेंट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट या लोअर गवर्नमेंट की व्यवस्था हमने क्यों की थी, ये आपको पता है। क्योंकि लोअर गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, जैसे मान चलिए अगर आप उचेहरा के किसी गांव से हैं, कुलघड़ी से हैं, मान लीजिए कुलघड़ी से हैं या फिर किसी और गांव से हैं, तो वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, है ना, क्योंकि आप वहाँ बचपन से बड़े हुए हैं। अगर आज आपकी एज 40 साल है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी एज आज 40 साल है, तो आप 40 साल से उस गांव को देख रहे हैं, आप उस गांव में रह रहे हैं, वहाँ की सारी समस्याओं से आप अवगत हैं, वहाँ के लोगों से आपका परिचय है, वहाँ के लोगों की समस्याओं से आपका परिचय है। आप बेहतर तरीके से उसको सल्यूशन दे सकते हैं, है ना। आपको किस जगह पे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे आपको फ़ंड का इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आप वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ की व्यवस्था की थी कि
कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो लोकल लोग हैं उनको पार्टिसिपेंट बनाया जाए पॉलिटिक्स में। इसलिए आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स की व्यवस्था की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती हैं कि वो अपने अपने कुछ फैसले ले सकते हैं। जो आपका ये ब्रैकेट में दिया हुआ है सोवरेनिटी का, इसमें सीन ये है कि इसको हम कहते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता का सीन ये है कि भारत एक संप्रभुत्व देश है और यहाँ पे निर्णय लेने की जो शक्ति है, हमारे देश में होने वाली हर एक चीज़ का जो निर्णय होता है वो निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है, हमारे द्वारा चुने गए लोगों के पास है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने देश में किसी भी नियम में बदलाव करते हैं, किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें किसी दूसरे देश का, किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी देश की पावर का कोई भी इंटरफेरेंस हमको मंजूर नहीं है। और वो कोई अपना इंटरफेरेंस हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में अपना इंटरफेरेंस नहीं दर्ज करा सकता है। ये हमारी सोवरेनिटी है, ये हमारी संप्रभुता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स में आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, आपको संविधान के तौर पे आपको राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। 6 राइट्स आपके परमानेंट हैं। अगर जब तक इमरजेंसी देश पे नहीं लगती है, अगर देश में इमरजेंसी नहीं लगी है, तब तक आपके 6 राइट्स बरकरार हैं। अगर देश में इमरजेंसी लगती है और वो किस तरह की इमरजेंसी है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि इमरजेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि इस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके ले लिए जाते हैं और एक ही 2 फंडामेंटल राइट आपके पास रहते हैं। आर्टिकल 20 या 20 लगभग आपके पास रहता है, आर्टिकल 19 या 20 आपके पास रहता है, बाकी आर्टिकल्स आपसे ले लिए जाते हैं, है ना। बाकी टाइम पे अगर इमरजेंसी नहीं लगी है तो ये आर्टिकल आपका कोई नहीं ले सकता है वापस, और इनका वायलेशन भी कोई नहीं कर सकता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और अगर इनका वायलेशन कोई करता है, कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो आपके लिए कौन है? आपके लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में उसको हटा के पॉलिटिकल राइट कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकुलरिज्म के बारे में आपको पता है कि सेकुलरिज्म को हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं। धर्म निरपेक्षता का सीधा मतलब है कि किसी स्टेट का, किसी भारतीय स्टेट का धर्म से नाता नहीं होगा। धर्म से नाता नहीं होगा मतलब कि कोई स्टेट या अपना देश किसी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं देगा, किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगा, उसे नेशनल तौर पे अपने देश का धर्म घोषित नहीं करेगा। इससे ये होगा कि जो बाकी धर्म हैं सभी को प्रायोरिटी मिलेगी, सभी को प्रेफरेंस मिलेगा, सभी लोग फ्री रहेंगे कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप प्रोपगेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म की आप धार्मिक सभाएँ कर सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं। किसी को इस चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा कि आप फलाने धर्म के हैं तो आपको उसे पूरा नहीं करने दिया जाएगा, फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। तो सभी को बराबर प्रेफरेंस मिले, इसलिए सेकुलरिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया था। और किसी एक धर्म को अगर हम प्रेफरेंस देते हैं तो बाकी धर्मों के साथ क्या हो सकता है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। किसके थ्रू? आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरब के थ्रू। सऊदी अरब आपकी एक इस्लामिक कंट्री है, और उस इस्लामिक कंट्री के तौर पे वहाँ पे बाकी जो धर्म है उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप इस्लाम को ही प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप इस्लाम को ही आप मस्जिद वगैरह बना सकते हैं। वहाँ पे आप मंदिर ओपन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप चर्च ओपन नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप किसी और संस्था को ओपन नहीं कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत में इसका उलट है। आप यहाँ पे मदरसा ओपन कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं। आप यहाँ पे अगर माइनॉरिटी हैं तो आप अपना एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका सेकुलरिज्म में आता है। ओके, फ़िलहाल इतना ही।